हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बौद्धिक विकास के बारे में अध्ययन कराएंगे। इससे पहले की वीडियो में हम बौद्धिक विकास के बारे में कुछ सामान्य जानकारी के बारे में आपको अध्ययन करा चुके हैं। आज हम बौद्धिक विकास के सिद्धांत यानी बुद्धि के सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा हम पिछली वीडियो के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो बुद्धि होती क्या है? मनुष्य बुद्धि एवं मनुष्य के अंदर जो बुद्धि होती है विकसित मानी जाती है, यानी मनुष्य बुद्धि एवं विकसित मस्तिष्क के कारण ही सभी प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इसमें सोचने, समझने, तर्क करने, स्मरण करने, भावों, विचारों व्यक्त करने, समस्याओं को सुलझाने की अद्भुत क्षमता होती है। इसलिए मनुष्य को एक बुद्धिमानी प्राणी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी तरह की समस्या हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, वो अपनी सोच समझ के, अपनी सूझबूझ से प्रत्येक समस्या का हल कर सकता है। कुछ बुद्धि की परिभाषा है, उनको आपको एक बार और बता देती हूँ। जैसे कि अल्फ्रेड बिनेट, इनको बिनेट नाम से भी जाना जाता है। बुद्धि में कुछ शब्द निहित हैं, जैसे आपको ज्ञान है, आविष्कार है, निर्देश है, आलोचना है। यानी जो अल्फ्रेड बिनेट थे, इन्होंने ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना के आधार पर बुद्धि की परिभाषा दी है। उसी प्रकार स्टर्न जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बुद्धि के बारे में बताया नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। यानी अगर हम किसी वातावरण में अपने आप को समायोजित करते हैं तथा अपनी बुद्धि से कार्य करते हैं, नए वातावरण में अपने आप को समायोजित करते हैं, वही आपकी बुद्धि कहलाती है। थॉर्नडाइक के अनुसार गत अनुभवों से लाभ हानि, गत अनुभवों से लाभ हानि तथा गत अनुभवों से लाभ हानि की योग्यता ही बुद्धि है। यानी लाभ हानि, विवेक अविवेक, अच्छा बुरा, इन सब की सूझ प्राप्त करना है, इनके बारे में समझना ही बुद्धि कहलाती है। हैबर एवं फ्रायड के अनुसार शीघ्र सीखने एवं अधिगम, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, शीघ्र सीखने एवं अधिगम की क्षमता ही बुद्धि कहलाती है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि बुद्धि एक जन्मजात शक्ति या योग्यता है। हालांकि बुद्धि को वंशानुक्रम का आधार माना जाता है, लेकिन वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण से को भी बुद्धि का आधार माना जाता है। कुछ बच्चे वंशानुक्रम यानी माता पिता से प्राप्त बुद्धि प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ वातावरण से, हमें आसपास के वातावरण से सीखने परिवेश में बुद्धि प्राप्त होती है। बुद्धि एक विकासशील एवं परिवर्तनशील योग्यता है। बुद्धि एक इकाई ना होकर अनेक इकाइयों का समूह है, जो सोचने समझने सकती है। एक कार्य को ना सोच कर कई प्रकार के कार्य अपनी सूझबूझ, अपनी सोच समझ से करते हैं। बुद्धि में न केवल एक योग्यता समाहित होती है, बल्कि विभिन्न मानसिक योग्यताओं का योग होता है। इसके अंतर्गत सोचना, समझना, विचार करना, चिंतन करना तथा तर्क करना, सुलझाना, नवीन वातावरण के साथ समायोजित करना ही बुद्धि कहलाता है। तो बुद्धि की प्रकृति, बुद्धि के नेचर, यानी बुद्धि का नेचर किस तरह का होता है? इंटेलिजेंस ऑफ नेचर, सीखने की क्षमता ही बुद्धि कहलाती है। तर्क करने की योग्यता भी बुद्धि कहलाती है। वस्तुओं को पहचानने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। अमूर्त चिंतन की योग्यता भी बुद्धि होती है। बुद्धि की एक अनेक अनुभवों एवं अभ्यासों का समूह माना जाता है। कहने का तात्पर्य है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी कौशल के साथ साथ अपने अध्ययन में, अपने कई कार्यों में प्रवीण होता है, बुद्धिमान होता है। तो ये आपका पिछली वीडियो में इनके बारे में आपको विस्तृत अध्ययन करा चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो पहले आपका सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत।
यूनिफैक्टर थ्योरी। कहने का तात्पर्य है एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया था। इनका कहना है कि बुद्धि में एक कारक होता है, यानी बुद्धि को हम एक ही दिशा से एक ही कारण से सोच सकते हैं। तो एक कारक सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी में इसके प्रतिपादन है अल्फ्रेड बिने। तो अल्फ्रेड बिने क्या कहते हैं इसके बारे में? इस सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने ने किया था। इस कारक को निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। बिने का मानना है, बिने कहते हैं कि बुद्धि एक अविभाज्य, यानी जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, बुद्धि के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, यानी उसको अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते हैं, वो बुद्धि कहलाता है। इसलिए इस सिद्धांत का कम प्रचलन है। कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने एक ही कारक पर फोकस किया। जैसे कि कोई विद्यार्थी है, पढ़ने के साथ साथ वो अन्य कार्यों में भी, अन्य गतिविधियों में भी काफी प्रवीण, काफी होशियार होता है। जैसे कि आपकी खेल का है कि वाद विवाद प्रतियोगिता है, अध्ययन के साथ साथ इनमें भी, इन प्रतियोगिताओं में भाग लेता है। इसलिए एक बुद्धि को एक कारक कहा गया है। तो बुद्धि को एक कारक न मानकर वह कई प्रकार के कारकों से निहित होती है, लेकिन यहाँ पर अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को एक कारक ही माना है। नेक्स्ट है आपका द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। तो द्विकारक सिद्धांत यानी इसमें दो कारक निहित होते हैं। इसमें सामान्य कार्य के साथ साथ व्यक्ति विशिष्ट कार्य भी कर सकता है। एक तो आपका होगा सामान्य कार्य, दूसरा कार्य होगा आपका विशिष्ट कार्य, विशिष्ट योग्यता, जिसको जी फैक्टर और एस फैक्टर नाम दिया गया है। तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादन के ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक चार्ल्स स्पीयरमैन, जो द्विकारक सिद्धांत दिया था, चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1927 में दिया था। ये भी ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे। इनका मानना है, स्पीयरमैन कहते हैं इस सिद्धांत के बारे में, बुद्धि में दो कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? दो कारक। आपका एक सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता, यानी प्रत्येक व्यक्ति सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे बालक का विकास होता जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि का भी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसलिए स्पीयरमैन ने बुद्धि को द्विकारक माना। पहला कारक सामान्य योग्यता जी फैक्टर, दूसरा कारक माना विशिष्ट योग्यता यानी एस फैक्टर। इस बुद्धि को सबसे सर्वोत्तम बुद्धि माना गया है। तो सामान्य योग्यता के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषता आती हैं? अब इसको हम दो भागों में बांटे हैं। तो सामान्य योग्यता क्या होती है, किन किन कारकों के अंतर्गत सामान्य योग्यता होती है? तो सामान्य योग्यता जनरल एबिलिटी जी फैक्टर, व्यक्ति को किसी कार्य करने में जिस मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो मानसिक योग्यता होती है आपकी, उसे यह सामान्य योग्यता कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति किसी क्षेत्र में कार्य करता है तो आपका सामान्य योग्यता होती है। विशिष्ट योग्यता, प्रत्येक व्यक्ति में आपने कहा देखा होगा, कोई लड़कियां होती हैं, उनके अध्ययन के साथ साथ कई क्षेत्रों में रुचि होती है, तो कहते हैं कि इसके अंदर एक गॉड गिफ्ट है, ईश्वरीय प्रदत्त बुद्धि, वो आपकी इसी विशिष्ट योग्यता में आती है, इसलिए इसको एस फैक्टर भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति चतुर, कुशल, निपुण होता है। इसमें सामान्य योग्यता में केंद्रीय एवं सुप्रीम योग्यता होती है, उसी प्रकार जो विशिष्ट योग्यता होती है अपनी बुद्धि का धनी होता है, उसमें एक अलग से बुद्धि होती है, यानी वह सभी कार्यों को एक निश्चित दिशा में प्रत्येक क्षेत्र में प्रवीण होता है और प्रत्येक कार्य को वह कम समय में ही हल कर सकता है। तो ये आपके द्विकारक सिद्धांत में सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता के बारे में कुछ विशेषताएं थी। नेक्स्ट है आपका समूह कारक सिद्धांत। समूह यानी ग्रुप, इसमें एक कारक यानी एक फैक्टर होता है,
जिसको अल्फ्रेड ने दिया था। उसी प्रकार द्वितीय कारक, इसमें दो कारक होते हैं, सामान्य विशिष्ट। तो उन्होंने एक और नेक्स्ट सिद्धांत आपका समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर, यानी बुद्धि एक कारक ना होकर, द्वितीय कारक ना होकर एक समूह का भी रूप होता है। तो समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, इसको दिया था आपके लुईस थ्रस्टन ने 1938 में। तो समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन लुईस थ्रस्टन ने किया था। थ्रस्टन के अनुसार, थ्रस्टन क्या कहते हैं, बुद्धि कुछ ऐसे विशिष्ट मानसिक तत्वों, इसे विशिष्ट और मानसिक तत्वों से मिलकर बनी है, जो स्थान एवं विशिष्ट मानसिक योग्यताओं के समूह मात्र, जिन्हें प्राथमिक मानसिक योग्यता, यानी कहने का तात्पर्य है जो समूह कारक सिद्धांत है, इन्होंने अपने सिद्धांत को पीएमए प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, इसको पीएमए शॉर्ट नाम इसका प्राइमरी मेंटल एबिलिटी नाम दिया। तो समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन ने इस सिद्धांत को पीएमए प्राइमरी मेंटल एबिलिटी नाम दिया। नेक्स्ट है आपका प्रतिदर्श सिद्धांत, सैंपलिंग थ्योरी। किसी चीज का एक सैंपल पीस यूज करना, किसी चीज को सैंपल के रूप में दिखाना, वो आपका प्रतिदर्श सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने। ये आप इनके वैज्ञानिकों का नाम है, आपको याद रखने पड़ेंगे। तो प्रतिदर्श सिद्धांत, सैंपलिंग थ्योरी, इसका प्रतिपादन किया था थॉमसन ने। नेक्स्ट है आपका बुद्धि का क्रिस्टलाइज्ड बनाम फ्लूइड सिद्धांत। इसको तरलता का सिद्धांत भी कहा जाता है। बुद्धि का क्रिस्टलाइज्ड बनाम फ्लूइड सिद्धांत, इसे तरलता का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन R.B. कैटल ने किया था। किसने किया था? R.B. कैटल ने। क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत के अंतर्गत ज्ञान कौशल आते हैं। इनका शब्दबोध सामान्य सूचनाएं तथा गणितीय समस्याओं से उच्च संबंध रहता है। इतना ही नहीं बल्कि इसमें अनुभव, अधिगम तथा कई कारक संबंधित होते हैं। यह कई कारकों से मिलकर बनी होती है। जो क्रिस्टल सिद्धांत होता है आनुवांशिकता पर आधारित होता है। इसका मस्तिष्क से केंद्रीय तंत्र का तंत्र CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम से गहरा संबंध होता है। यानी अनुवांशिकता, अनुवांशिकता वो होता है जो संतान को अपने माता पिता से प्राप्त होती है। वो जीन के द्वारा अपने माता पिता से संतानों द्वारा होता है, वो आपका अनुवांशिकता कहलाता है। नेक्स्ट है आपका थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत। एक और वैज्ञानिक थे, इसमें गत अनुभवों के लाभ तथा हानि को देखकर बुद्धि को सोचना समझना, थॉर्नडाइक की एक परिभाषा थी। तो थॉर्नडाइक ने तो बुद्धि का सिद्धांत बताया था बहुकारक सिद्धांत, यानी मल्टी फैक्टर। इसमें कई कारक हो सकते हैं, ना तो एक कारक हो सकता है, ना दो कारक हो सकते हैं, ना वो सामान्य योग्यता या विशिष्ट योग्यता। समूह कारक सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत, यानी सभी का बहुकारक, एक से अधिक कारक होते हैं। मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी आपके थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक ने। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। इन्होंने बुद्धि को न केवल जी तत्व, एस तत्व यानी जी फैक्टर, एस फैक्टर माना, बल्कि कई तत्वों का मिश्रण माना तथा इसमें कई प्रकार की योग्यताएं सम्मिलित होती हैं। तो इसमें शाब्दिक योग्यता भी होती है, आंकिक योग्यता भी होती है, तार्किक योग्यता भी होती है, स्मृति योग्यता भी होती है, दैशिक वास्तु योग्यता, भाषण योग्यता। यानी कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति में जो बुद्धि होती है एक कारक, द्विकारक, समूह कारक न होकर सभी प्रकार के कारकों से मिलकर बनी होती है, उसे बहुकारक या मल्टी फैक्टर थ्योरी कहा जाता है। तो थॉर्नडाइक की कुछ आलोचनाएं थी। इस सिद्धांत के आधार पर परीक्षण करने पर असुविधाओं का सामना करना पड़ता है तथा प्रत्येक तत्व के लिए अलग अलग परीक्षण करना पड़ता है।
इससे व्यावसायिक निर्देशन प्राप्त करने में कठिनाई होती है। उन्होंने बहुकारक सिद्धांत को दिया तो था, लेकिन यह सिद्धांत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। सबसे बेस्ट सिद्धांत माना जाता है, सबसे अच्छा सिद्धांत द्विकारक सिद्धांत, जो चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था। तो बौद्धिक विकास की विशेषता क्या होती है? तो बौद्धिक विकास होता है, बुद्धि होती है। बौद्धिक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य विशिष्ट यानी जैसे कि जब एक छोटा बालक होता है, उस छोटी छोटी वस्तुओं से सीखकर अन्य वस्तुओं के बारे में, अन्य विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। जब वो एक छोटा बालक होता है तो गणितीय संबंधी छोटे छोटे सवालों को हल करता हुआ जैसे जैसे वो अपनी आगे की कक्षाओं में बढ़ता जाता है, वह सामान्य से साथ साथ विशिष्ट यानी सरल से कठिन सवालों को भी कर सकता है। तो जो बुद्धि का विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बौद्धिक विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रतिफल होता है। वंशानुक्रम वो कारक होता है जो संतान को अपने माता पिता से प्राप्त होता है, जीन के द्वारा, गुणसूत्रों के द्वारा प्राप्त होता है। वातावरण, जब बच्चे का जन्म होता है, जब एक नए वातावरण में अपने आप को देख पाता है, इस दुनिया को देखता है, उसका वातावरण होता है। तो वंशानुक्रम के साथ साथ बालक वातावरण के आसपास के माहौल से भी कुछ सीखता है। सीखना ही तो बुद्धि है। सीखना क्या है? वो भी तो बुद्धि है। जब प्रत्येक स्थान से अलग अलग तरीका से ज्ञान प्राप्त करता है, वही आपका बुद्धि कहलाती है। बौद्धिक विकास एक क्रमिक होता है। आप सोचें कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक क्रमिक विकास होता है। जैसे कि मनुष्य की आयु बढ़ती जाती है, उसमें अधिगम एवं परिपक्वता के साथ साथ उसमें बुद्धि का भी विकास होने लगता है। बौद्धिक विकास विगत एवं वर्तमान अनुभवों का योग होता है, यानी जो प्रेजेंट जो चल रहा है, वर्तमान है, फ्यूचर जो आने वाला है तथा जो बीत चुका है, उन सभी घटनाओं के बारे में अध्ययन कराता है। बौद्धिक विकास अधिगम एवं परिपक्वता, लर्निंग एंड मैच्योरेशन दोनों पर ही निर्भर करता है। ये दोनों की देन मानी जाती है। जो बुद्धि होती है, अधिगम सीखना यानी परिपक्वता, मैच्योरेशन, दोनों का एक आधार होता है। बौद्धिक विकास के अन्य पहलुओं से संबंधित होता है। अन्य पहलू जैसे आपको बता चुके हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, गामक विकास, इन सबका एक सम्मिलित रूप ही बुद्धि माना जाता है। बौद्धिक विकास शिक्षण एवं निर्देशन पर निर्भर करता है। बौद्धिक शिक्षण मतलब जैसे कि विद्यार्थी को आप किस तरह से गाइड करते हो, उसको किस तरह से मार्गदर्शन करते हो, किस तरह से उसे विद्यालय जीवन में किस तरह का अनुशासन सिखाया जाता है, उसी तरह उसकी बुद्धि का विकास होता है। निर्देशन, किस तरह का निर्देश दिया जाता है, माता पिता, उसके परिवार का वातावरण कैसा है, उसी के अनुसार उसकी बुद्धि में भी परिवर्तन होते हैं। ये आपके बौद्धिक विकास की कुछ विशेषताएं हैं। बौद्धिक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, किन किन अवस्थाओं से निकलकर बच्चे का बौद्धिक विकास होता है। किसी भी बालक में बौद्धिक विकास रातों रात नहीं होता है, एक क्रमिक चलने वाली प्रक्रिया है जो सामान्य से विशिष्ट की ओर। रातों रात कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है, वह समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अपने मस्तिष्क की जो तंत्र का उसका परिवर्तन के साथ साथ बुद्धि का भी विकास होने लगता है। बल्कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, गद्यात्मक, सामाजिक विकास भी धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से भी होता है। बौद्धिक विकास की कुछ अवस्थाएं होती हैं, जैसे प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, ऐच्छिक क्रियाओं की अवस्था, उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की अवस्था, निर्देशशील क्रियाओं की अवस्था, नियोजित क्रियाओं की अवस्था। एक ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां, इनके आधार पर भी बुद्धि की अलग अलग तरह की अवस्थाएं होती हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको बुद्धि के सिद्धांत के बारे में अध्ययन कराया है।